नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। OBOR सम्मेलन से भारत ने बनाई दूरी, कहा परियोजना क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन। बीजिंग में आज से बैठक। सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देगी सरकार। 50 से बढ़ाकर 75% की सब्सिडी की राशि। पूर्वोत्तर को 90% मदद। नेपाल में 2 दशक बाद निकाय चुनाव। आज पहले चरण के तहत 3 प्रांतों में मतदान। विरोध के मद्देनजर प्रशासन सतर्क। उत्तर कोरिया का एक और मिसाइल परीक्षण। कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ा तनाव। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने बुलाई आपात बैठक। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया को स्वर्ण। दक्षिण कोरिया के पहलवान को किया चित। सरिता का रजत पर कब्जा। भारत ने चीन के बेल्ट एंड रोड सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बन रहे चीन के आर्थिक गलियारे के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। भारत ने बेल्ट एंड रोड सम्मेलन से खुद को अलग रखने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि कोई देश ऐसी किसी परियोजना को मंजूर नहीं कर सकता जो उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को नजरअंदाज करे। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बन रहे चीन के आर्थिक गलियारे के मद्देनजर ये फैसला लिया है। दरअसल इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत शुरू से इसका विरोध करता आया है। भारत का कहना है कि गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। बीती रात विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के बारे में भारत की स्थिति से दुनिया अच्छी तरह वाकिफ है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत को चीन से वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव सम्मेलन के 6 फोरम में हिस्सा लेने के लिए न्योता मिला है। मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया कि विकास के लिए भारत आर्थिक गलियारे और व्यापारिक मार्गों के विकास का समर्थक है, लेकिन चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर भारत का रुख साफ है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस परियोजना में एशिया, यूरोप और अफ्रीका को हाईवे, ट्रेन और शिप के नेटवर्क के जरिए जोड़ने का प्लान है। इस पर 2 दिन का सम्मेलन आज से बीजिंग में होने जा रहा है। इसमें 29 देशों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल होंगे। दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन समेत कई और देश इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। NCERT ने 12वीं की राजनीति शास्त्र की किताब से पूरब और उत्तर पूर्व एशिया के उस मानचित्र को हटाने का फैसला किया है जिसमें अक्साई चीन को विवादित इलाका बताया गया है। ये किताब 2007 में छपी थी। तब से ये छपती रही है, लेकिन इसमें संशोधन नहीं किया गया। ये फैसला सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए जाने के बाद किया गया। NCERT के मुताबिक मानचित्र टेक्सास विश्वविद्यालय ने तैयार किया था और इस डिस्क्लेमर के साथ प्रकाशित किया गया कि सीमा का निरूपण जरूरी नहीं कि प्रामाणिक हो। अक्साई चीन के गैर कानूनी कब्जे में है। मानचित्र में अक्साई चीन के करीब भारत और चीन के बीच सीमा को डॉट लाइन से दर्शाया गया है, जो विवादित क्षेत्र होने का संकेत देता है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम उल्लंघन तीसरे दिन भी जारी रहा। शनिवार को राजौरी के नौशेरा सेक्टर में भारी गोलीबारी की गई और मोर्टार दागे गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हो गए। हालात को देखते हुए नियंत्रण रेखा के पास सभी स्कूलों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही 5 गांवों को खाली कराया गया है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हालात पर चिंता जताई है। पाकिस्तान से भारी फायरिंग के बाद बंकरों में छिपते लोग। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पाकिस्तानी सेना ने जबरदस्त गोलीबारी की। नियंत्रण रेखा पर नौशेरा सेक्टर में उसने सैन्य शिविरों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। भारतीय जवानों ने इसका माकूल जवाब दिया। गोलीबारी से सीमाई इलाकों में दहशत है। दहशत का माहौल है। इतनी जब शेलिंग होती है, इतनी हैवी शेलिंग, तो हमने मतलब करगिल के टाइम भी जब शेलिंग होती थी तब भी इतनी शेलिंग नहीं हुई है। एक तो ये इस मकान के पास बिल्कुल पड़ा है,
जिसमें हमारा भयंकर और मकान भी पूरा हिल गया। बहुत जबरदस्त, हम तो बाहर निकल नहीं सकते। इससे पहले एक रात को फायर हुआ है कि जिसकी बुरी हालत हमारी हुई है। राजौरी में नियंत्रण रेखा के पास सभी स्कूल अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कई राहत शिविर बनाए गए हैं। 25-26 विलेजेस हमारे अफेक्टेड हैं नौशहरा में, जिसमें 8 में हैवी शेलिंग रिपोर्ट की गई है। सुबह से 2 लोगों की डेथ हुई है और 3 इंजर्ड हैं, जिसमें से एक क्रिटिकली इंजर्ड को जम्मू रेफर किया। अभी हमने 4 रिलीफ कैंप एस्टैब्लिश किए हैं और 26 आइडेंटिफाइड हैं। अगर ज्यादा इवैक्यूएशन हमें करनी पड़ती है, शेलिंग जब कम होती है, तो वो लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी हालात पर चिंता जताई है। पिछले कई दिनों से फायरिंग हो रही है। पहले एक लेडी की डेथ हो गई, फिर दूसरी आज और डेथ्स हो गई हैं इस वक्त। ये अफसोस की बात है और मैंने हमेशा से हमारा एक मानना है कि जंग और कन्फ्रंटेशन, इस तरह से गोलाबारी से सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है हमारी रियासत का होता है, हमारे लोगों का होता है। मिलजुल के, जैसे वाजपेयी जी के टाइम में हमें मिलजुल के एक दूसरे के जो हम हमसाया है, मिलजुल के रहने की आदत डालनी पड़ेगी और अमन से रहने की आदत डालनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में 3 दिन से संघर्ष विराम उल्लंघन का ये तीसरा मामला है। शुक्रवार को अरनिया इलाके में पाकिस्तान रेंजर्स ने गोलीबारी और मोर्टार दागे। इसमें बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। गुरुवार को नौशेरा सेक्टर में हुई गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई थी। उधर शनिवार को त्राल में सेना के काफिले पर आतंकियों ने फायरिंग की। हमला सेना के गश्ती दल पर हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दक्षिण कश्मीर में 100 आतंकवादी सक्रिय हैं। सेना इन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। सेना के विक्टर फोर्स के प्रमुख मेजर जनरल बीएस राजू ने खुलासा किया, यही फोर्स दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। सैन्य अधिकारी ने इन आरोपों को खारिज किया कि कश्मीर के हालात नियंत्रण से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि हालात पूरी तरह काबू में हैं। उन्होंने कहा कि शोपिया जैसा ऑपरेशन उन्हीं इलाकों में किया जाएगा जहां सेना के काम में कुछ लोग हस्तक्षेप करते हैं। शोपिया में बीते दिनों सुरक्षा बलों ने बड़ा तलाशी अभियान चलाया था। दरअसल दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, शोपिया, कुलगाम में कई आतंकी वारदातें हो चुकी हैं। इनमें बैंक लूटने से लेकर पुलिस के हथियार लूटना तक शामिल है। In South Kashmir, presently we have approximately 100 plus is the strength of the militants, most of which are local militants, and we are also ensuring that this new recruitment is prevented. A lot of proactive operations are taking place. We are engaging with the population. We are engaging with the families of people. जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर ए तैयबा से जुड़े 7 संदिग्धों को पकड़ने का दावा किया है। पकड़े गए संदिग्धों में एक पूर्व सैन्यकर्मी भी शामिल है। ये सभी चिनाब घाटी में फिर आतंकी गतिविधियों को शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। आतंकियों के पास से एक AK-47 और 3 मैगजीन बरामद की गई। उसने उन्हें हिरासत में ले लिया। संजीव झा ने कपिल से केजरीवाल पर लगे आरोपों पर सबूत देने या माफी मांगने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने बागी विधायक कपिल मिश्रा के अनशन का जवाब अनशन से देने की तैयारी की है। बुराड़ी से पार्टी विधायक संजीव झा ने अनशन करने का फैसला किया। इस कड़ी में वो शनिवार को राजघाट पहुंचे। यहां से वो कपिल मिश्रा के घर के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अगर वो सच पाया गया तो मैं उनके साथ बैठ जाऊंगा, लेकिन अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो पूरे देश की जनता से, कार्यकर्ता से, पार्टी से उनको माफी मांगनी पड़ेगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कपिल मिश्रा के अनशन को बीजेपी की साजिश बताया। मैं अब ये देख रहा हूं कि एक बीजेपी प्रायोजित अनशन चल रहा है, उसको पूरा पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, उसको सारे सेफगार्ड्स मिल रहे हैं। अनशन के चौथे दिन कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर रविवार को होने वाले खुलासे के बारे में चेताया। खुलासे के बाद अरविंद केजरीवाल जी कुर्सी पर बैठे रहने की नैतिकता खो देंगे। कपिल मिश्रा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के दूसरे नेताओं से विदेश यात्रा का ब्यौरा देने की मांग कर रहे हैं। मोहम्मद फतेह टीपू के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली सरकार ने डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक करके अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सरकार ने फैसला किया है कि ब्रूफेन ग्रुप ऑफ मेडिसिन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। सभी अस्पतालों में 10 से 20% बेड बढ़ाए जाएंगे। इस बार भी फीवर क्लिनिक खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर केंद्र के अस्पतालों में 10% बिस्तर रिजर्व रखने की अपील की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डेंगू और चिकनगुनिया पर रोकथाम के लिए कोई भी मरीज अगर डेंगू, चिकनगुनिया या इस तरह की कोई डिसीज की संभावनाओं के साथ आता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स
एब्सर्ड चार्जेस ना करें, उसके रेट फिक्स किए थे पिछले साल, तो उसके रेट्स इस बार फिर से फिक्स किए जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार शनिवार को बिना बैग बच्चों को स्कूल बुलाने पर विचार कर रही है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर विचार हुआ। छात्र शनिवार को केवल रचनात्मक कार्यों से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। इसमें शिक्षकों की भागीदारी भी होगी। राज्य सरकार के मुताबिक इस फैसले से छात्रों और शिक्षकों के बीच संवाद सुधरेगा। पढ़ाई के बढ़ते बोझ को कम करने के लिहाज से भी सरकार इसे एक बेहतर कदम मान रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं भी भारत का ये सफर लेकर आजकल हम नागालैंड में हैं और आज हम बात करेंगे कोन्याक आदिवासियों की। कोन्याक आदिवासियों को दुनिया हेड हंटर्स के नाम से जानती है। हम जानने की कोशिश करेंगे उस पृष्ठभूमि को, उस इतिहास को, और साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कोन्याक आदिवासी समाज की बनावट को, उनके रीति रिवाजों को। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान। हरमंदिर साहिब और दरबार साहिब हैं इस तीर्थ स्थल की दूसरे नाम। मुख्य परिसर में है एक सरोवर, जिसके ठीक बीच में बनी है एक शानदार इमारत, जिसके है 4 प्रवेश द्वार। मुख्य इमारत की ऊपरी हिस्से पर है सोने की परत, जिससे मिला इसे स्वर्ण मंदिर का नाम। 1588 में शेख मियां मीर ने गुरु अर्जुन देव के निर्देशन में रखी हरमंदिर साहिब की नींव और 1604 ईस्वी में ये बनकर हुआ तैयार। स्वर्ण मंदिर में आते हैं रोजाना 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु और लगभग 35,000 लोग शामिल होते हैं विशाल लंगर में। हरियाणा के रोहतक में एक महिला के साथ गैंग रेप और उसके बाद शव को क्षत विक्षत करने का मामला सामने आया है। इस मामले में 2 आरोपियों सुमित और विकास को गिरफ्तार किया गया है। सुमित पीड़िता को पहले से जानता था। पुलिस के मुताबिक पीड़िता तलाकशुदा थी। 9 मई को उसे सोनीपत से अगवा करके रोहतक ले जाने का आरोप है। पीड़िता के माता पिता ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने दुष्कर्म करने के बाद उस पर पत्थर से वार किया। इससे उसे गहरी चोटें आई थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस वारदात की कड़ी निंदा की है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को और कड़ा करने पर विचार करने की अपील की है। ये बॉडी जो है पुलिस को 2 दिन के बाद वहाँ रिकवर हुई है रोहतक पुलिस को, और जो कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अभी डॉक्टर देंगे, लेकिन जिससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किसी एनिमल ने भी जो है बॉडी के साथ जो है छेड़खानी की है और उसको बॉडी को काटा है। पाकिस्तान कुलभूषण जाधव के मामले पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को जवाब देने की तैयारी में जुटा है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ ने इस मामले पर विदेश मंत्रालय और कानून मंत्रालय के अधिकारियों के साथ 2 दिन तक बैठक की। अख्तर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने पाकिस्तान का पक्ष रख सकते हैं। इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने हाल ही में भारतीय नागरिक कुलभूषण को जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। विजय माल्या के प्रत्यर्पण की सुनवाई 13 जून तक टल गई है। यह मामला ब्रिटेन की अदालत में है। पहले सुनवाई 17 मई को होनी थी। ब्रिटेन की अभियोजन एजेंसी ने कहा है कि वो भारत सरकार की तरफ से दलील देगी। माल्या पर देश के 17 बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है।
2 दशक बाद नेपाल एक बार फिर पंचायत चुनाव के लिए तैयार है। आज से शुरू हो रहे इस चुनाव को नेपाल के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। देश के 7 प्रांतों में 2 चरण में वोट डाले जाएंगे। आज 3 प्रांतों में मतदान होना है। पहले दौर में 49 लाख मतदाता वोट डालेंगे, जबकि दूसरे दौर में 4 प्रांतों में 14 जून को मतदान है। आपको बता दें कि बीते 15 साल से वहाँ स्थानीय निकायों का कोई नाम लेवा नहीं है और नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता को ठीक करने में ये चुनाव बेहद अहम साबित हो सकता है। 15 साल पहले मई 1997 में ये चुनाव होने थे, लेकिन माओवादी संघर्ष के चलते ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद नेपाल में राजनीतिक स्थिरता नहीं बन पाई, लिहाजा हर बार चुनाव टलता रहा। जानकारों का मानना है कि नेपाल में स्थानीय विकास और आक्रोश को दुरुस्त करने में ये चुनाव काफी मददगार साबित होने वाला है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बंदूकधारियों ने 10 मजदूरों की हत्या कर दी। ग्वादर बंदरगाह पर ये मजदूर सड़क बनाने के काम में लगे थे। ये सभी सिंध प्रांत से थे। 8 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की अस्पताल ले जाते वक्त हुई। वारदात के बाद बंदूकधारी भाग गए। ये बंदरगाह चीन की मदद से बनाई जा रही है और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसके जरिए चीन के शिंजियांग प्रांत को रेल और सड़क के जरिए सिंध से जोड़ना है। पिछले हफ्ते भी बंदूकधारियों ने 4 मजदूरों की हत्या कर दी थी। बलूचिस्तान प्रांत में ही शुक्रवार को हुए एक बड़े धमाके में 25 लोगों की मौत हो गई थी। सीनेट के उपाध्यक्ष भी इसमें घायल हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय दबावों को दरकिनार कर उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इसका परीक्षण राजधानी प्योंगयांग के पश्चिमोत्तर में स्थित कुसोंग से किया गया। मिसाइल परीक्षण कामयाब रहा या नहीं, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। इस परीक्षण से एक बार फिर कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव का माहौल है। अमेरिका ने पहले ही कोरियाई प्रायद्वीप में अपने जंगी बेड़े को भी भेज रखा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और दबावों के बावजूद उत्तर कोरिया परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। उत्तर कोरिया के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए अमेरिका हर मुमकिन दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। यूरोप और भारत समेत दुनिया के करीब 100 देश इस वक्त साइबर हमले से हिले हुए हैं। रैंसमवेयर साइबर हमले ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS इससे बुरी तरह प्रभावित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे निपटने की प्रतिबद्धता जताई जा रही है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस पर हुए सबसे तगड़े साइबर हमले के बाद पूरे देश में सनसनी मच गई। इससे मरीजों के ऑनलाइन रिकॉर्ड्स पहुंच से बाहर हो गए हैं। ब्रिटेन ने इस हमले के बाद हिदायत जारी की, जिसमें कहा गया कि बेहद गंभीर मरीजों का ही अभी इलाज संभव है। बाकी मरीजों की जिम्मेदारी लेने में अस्पताल अभी टाल मटोल कर रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। वेबसाइट खुलने पर इस तरह के अलर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। रैंसमवेयर साइबर हमले के बाद एक प्रोग्राम ने हजारों जगहों के कंप्यूटर्स लॉक कर दिए और पेमेंट नेटवर्क बिटकॉइन के जरिए 230 पाउंड यानी करीब 19,000 रुपए की फिरौती की मांग की। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने इसे अंतर्राष्ट्रीय हमला करार दिया है। We're aware that a number of NHS organisations have reported that they have suffered from a ransomware attack. This was not targeted at the NHS. It's an international attack and a number of countries and organisations have been affected. माना जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा रैंसमवेयर हमला है। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि भारत भी साइबर हमले की चपेट में है। सबसे पहले स्वीडन, स्पेन और फ्रांस पर ये हमले हुए, लेकिन चंद घंटों के भीतर दुनिया के हर कोने से ऐसी शिकायतें देखने को मिली। यूरोप, पूर्वी एशिया, अमेरिका तो इससे बुरी तरह प्रभावित है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की तकनीक चुराकर इस हमले को अंजाम दिया गया। बीते 24 घंटे में दुनिया भर में 75,000 से ज्यादा हमले की पहचान की गई, जबकि 1 लाख से ज्यादा कंप्यूटर्स को इस हमले में निशाना बनाया गया। इस बीच इटली में चल रही G7 की बैठक में सभी देशों ने एक सुर में इस हमले से निपटने को लेकर प्रतिबद्धता जताई। G7 देशों ने साझा बयान जारी कर कहा कि वे इसे बड़ा खतरा मानते हैं और इसके लिए वैश्विक नीति बनाने की सख्त दरकार है। ये मानव मात्र के इतिहास में सबसे बड़ा रैंसमवेयर अटैक है।
इतनी बड़े पैमाने पर इसको प्लान किया गया है और इम्प्लीमेंट किया गया है कि कई बार तो आश्चर्य भी आपको होता है। कारण ये है कि 99 राष्ट्रों को आप टारगेट कर चुके हैं और अभी गिनती बाकी है। पूरी दुनिया के आईटी विशेषज्ञ कंप्यूटर्स को इस हमले से बचाने की पुरजोर कोशिश में जुटे हैं। दुनिया के कई सरकारी विभागों का काम पूरी तरह ठप पड़ा है। भारत के भी कई शहरों में लोगों को भारी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। रूस, यूक्रेन और ताइवान में भी कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है और स्वीडन ने भी इस हमले के बाद अपनी पीड़ा साझा की है। माना जा रहा है कि इसमें जो रैनसमवेयर इस्तेमाल किया गया है उसका नाम वानाक्राई है। आपको बता दें कि रैनसमवेयर वो मालवेयर है जो किसी कंप्यूटर में घुसकर उसके तमाम फाइल्स को लॉक कर देता है और बदले में फिरौती की मांग करता है। एक ये प्रोग्राम होता है रैनसमवेयर जो आपकी इजाजत के बगैर आपके कंप्यूटर में घुसता है, आपकी जितने सारी जानकारियां, फाइल्स, डेटा है उसको ताला लगा देता है और आपको कहता है कि वो ताले की चाबी आपको तब देगा जब आप $300 उसको देंगे बिटकॉइन के स्वरूप में एक पर्टिकुलर अकाउंट में। तो अगर तो आपने पैसे दे दिए तब तो आपको चाबी मिल जाएगी, नहीं दिए तो चाबी नहीं मिलेगी और फिर आपको अपने डेटा से हाथ धोना पड़ जाएगा। बीते 14 अप्रैल को शैडो ब्रोकर्स नाम के समूह ने इस मालवेयर को पहली बार ऑनलाइन किया था। इस समूह ने दावा किया था कि उसने अमेरिका की NSA से साइबर हथियार चुराया है। विसिल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन ने इस हमले को रोकने में नाकाम रहने के लिए NSA को जिम्मेदार ठहराया है। स्नोडेन ने कहा कि NSA को ऐसा मालवेयर बनाने से बचना चाहिए था। आज पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तुर्की में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हुए हैं। पर्यटकों को ले जा रही बस दक्षिण पश्चिमी हॉलिडे टाउन ऑफ मार्मरिस के नज़दीक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। घायल लोगों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बस तुर्की के पश्चिमी शहर इज़मिर से पर्यटकों को लेकर रवाना हुई। मुगला प्रांत के गवर्नर के मुताबिक दुर्घटना का कारण बस का ब्रेक फेल होना हो सकता है। हादसे के असल कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। और खेल की दुनिया से अहम खबर है, एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया ने स्वर्ण पदक जीता है। 65 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में उन्होंने दक्षिण कोरिया की सेयोंग चुल्ली को 6-2 से मात दी। वहीं सरिता ने रजत पदक अपने नाम किया। महिलाओं के 58 किलो भार वर्ग के फाइनल में सरिता को किर्गिस्तान की एसलू तिनीबेकोवा ने 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक को 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में रजत से संतोष करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्ण पदक जीतने पर बजरंग पुनिया को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने पूर्व प्रधानमंत्री की याद में इंडियाज इंदिरा सेंटिनल ट्रिब्यूट किताब का विमोचन किया। इस किताब का पहला अंक कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेंट किया। राष्ट्रपति ने इंदिरा गांधी की विदेश नीति और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में उनके योगदान को याद किया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि ये किताब इंदिरा गांधी जैसी ऐतिहासिक शख्सियत की जिंदगी और काम को समझने का बेहतर जरिया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि इस किताब से इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत को समझने में और मदद मिलेगी। Foreign policy, Indira Ji was a champion of new international economic order, maintained vigorous opposition to apartheid and opposed discrimination of any kind anywhere in the world. It is perhaps the best way of paying homage to a historic personality and in understanding the significance of her life and work and its relevance to a new and younger generation inadequately acquainted with the world of yesterday. This book, India's Indira, with the rich narrative and archival material, will benefit the readers and inform them of her worldview and the legacy that she had left behind of an India committed to sustainable development,
and inclusive growth. भारत सरकार ने सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी बढ़ा दी है। अब इसके लिए 75% राशि तक सब्सिडी दी जाएगी, जो पहले 50% थी। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सब्सिडी की राशि 90% तक करने का फैसला किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने इसकी घोषणा की है। सरकार का मानना है कि सामुदायिक रेडियो की मदद से लोगों तक सरकार के कामकाज को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में दुनिया का सबसे छोटा उपग्रह विकसित कर लिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की याद में इसका नाम कलाम सैट रखा गया है। इस उपग्रह को तैयार किया है चेन्नई के एक छात्र ने। चेन्नई के रहने वाले 18 साल के रिफत शाहरुख ने दुनिया का सबसे छोटा उपग्रह विकसित कर लिया। ये इतना छोटा है कि इसे जेब में ले जाया जा सकता है और ये हमारे मोबाइल फोन से भी हल्का है। इस उपग्रह का वजन मात्र 64 ग्राम है। इससे भी रोचक इस उपग्रह का नाम है, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की याद में कलाम सैट रखा गया है और ये 21 जून को नासा द्वारा उड़ान भरने को पूरी तरह से तैयार है। नासा और iDoodle लर्निंग नाम की एक शिक्षण संस्था द्वारा आयोजित क्यूब इन स्पेस नाम की प्रतियोगिता में रिफत ने इस उपग्रह को विकसित किया है। This contest was judged by the scientists and engineers in NASA. One of the scientists from Colorado Space Grant Cosmotorium has appreciated us using an idiom. Actually, he said, we nearly fell out of the chair. Actually, that means he was so excited and he was so amazed. दुनिया के सबसे छोटे उपग्रह होने के साथ साथ ये ऐसा पहला उपग्रह भी है जो 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाया गया है। इसे SR-4 वैलप्स स्पेस फ्लाइट फैसिलिटी वर्जीनिया से लॉन्च किया जाएगा। रिफत शाहरुख के मुताबिक ये उपग्रह कार्बन फाइबर पॉलीमर से बना हुआ है। अपनी 12 मिनट की उड़ान में ये कलाम सैट प्रौद्योगिकी प्रदर्शक के रूप में कार्य करेगा और भविष्य में आर्थिक अंतरिक्ष मिशन की योजनाओं के लिए प्रोत्साहन देगा। 1 किलोग्राम से भी कम वजन होने के कारण इस उपग्रह को फेम्टो ग्रुप में रखा गया है। और आखिर में हेडलाइंस। OBOR सम्मेलन से भारत ने बनाई दूरी, कहा परियोजना क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन। बीजिंग में आज से बैठक। सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देगी सरकार, 50 से बढ़ाकर 75% की सब्सिडी की राशि, पूर्वोत्तर को 90% मदद। नेपाल में 2 दशक बाद निकाय चुनाव आज, पहले चरण के तहत 3 प्रांतों में मतदान, विरोध के मद्देनजर प्रशासन सतर्क। उत्तर कोरिया का एक और मिसाइल परीक्षण, कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ा तनाव, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने बुलाई आपात बैठक। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया को स्वर्ण, दक्षिण कोरिया के पहलवान को किया चित, सरिता का रजत पर कब्जा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार।